आपने कभी किसी की आंख में वो बड़ी सी डायमंड रिंग देखी है? उस चमकते हुए पत्थर को देखकर एक सवाल जरूर आता होगा, आखिर इसकी ऐसी क्या औकात है? क्यों लोग इसके पीछे दसों लाख रुपए ऐसे ही उड़ा देते हैं? हमें सालों से एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बेची गई है। कहानी ये है कि डायमंड बहुत ही रेयर होता है और इसे जमीन की गहराइयों से खोद खोद कर निकालना पड़ता है और इसलिए इसकी कीमत आसमानों को छूती है। और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक को बेबलिन गुड भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसी चीज जिसका दाम जितना ज्यादा होगा लोगों को वो उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सोसाइटी में उनका एक एक्सक्लूसिव स्टेटस सिंबल बन जाती है। पिछले 150 इयर्स से ये ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री एक माफिया की तरह चलाई जा रही है, एक स्ट्रिक्टली लीनियर और हाईली मोनोपोलाइज्ड माफिया, जिसमें आपका और मेरा सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया गया है। साउथ अफ्रीका, रशिया और नॉर्दर्न कनाडा की माइन से कच्चा हीरा निकाला जाता है, फिर वो हीरा एंटवर्प, टेल अवीव और दुबई के फॉरेन ट्रेडिंग हब्स में जाता है और फाइनली घूम फिरकर वो रफ स्टोन इंडिया आता है, सूरत आता है। यहाँ दुनिया के 90% हीरे पॉलिश और कट किए जाते हैं। लेकिन हमारा रोल हमेशा से सिर्फ एक मजदूर या फिर एक मिड स्ट्रीम प्लेयर तक ही सीमित रहा है। पर मेरे भाई, क्या आप ये सच मानेंगे अगर मैं आपको ये कहूँ कि सूरत और मुंबई की बैलेंस शीट्स कुछ और ही बता रही है आजकल? उनका नया डेटा एक ऐसी कहानी बता रहा है जो कि आपके होश उड़ा सकती है। सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी मार्केट अब रेयर नहीं रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हीरे अब सिर्फ जमीन से नहीं निकलते, वो सीधे फैक्ट्री फ्लोर पे मैन्युफैक्चर भी होने लग गए हैं। और इसी नई सप्लाई चेन का अनडिस्प्यूटेड किंग कोई फॉरेन कंपनी नहीं है, इसका किंग अपना इंडिया बन रहा है। हम आज इस इनविजिबल मशीनरी को डिकोड करेंगे। इस मशीनरी ने ग्लोबल डायमंड इकोनॉमिक्स को जड़ से हिलाकर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ लैब ग्रोन डायमंड्स की। और आज दोस्तों हम उन सारे हिडन लेयर्स को अनबॉक्स करेंगे, वो लेयर्स जो कि न्यूज़पेपर्स आपको कभी नहीं बताते। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके फर्स्ट प्रिंसिपल्स को जरा समझना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को आज भी गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि लैब ग्रोन डायमंड यानी कि कोई क्यूबिक जिरकोनिया है या फिर मोजेनाइट का स्टोन होगा और कोई सस्ता कांच का टुकड़ा भी हो सकता है, कोई फेक पत्थर होगा जिसको पहन करके आप बिल्कुल नकली लगोगे। पर सच्चाई ये है दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट ये एक थियरी है जो कि बहुत ज्यादा फैलाई भी जाती है। बट लैब ग्रोन डायमंड फिजिकली, केमिकली और ऑप्टिकली बिल्कुल प्योर कार्बन क्रिस्टल है। एग्जैक्ट वही क्रिस्टल जो कि अफ्रीका की खदानों से भी निकाला जाता है तो सेम टू सेम निकलता है। इसको कोई मास्टर ज्वेलर अपनी आंखों से अलग नहीं बता सकता। फर्क सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के टाइम पर होता है। जमीन के अंदर एक डायमंड को बनने में लगभग 1 लाख साल लग जाते हैं। वहाँ एक्सट्रीम प्रेशर और इंटेंस जियोथर्मल हीट होती है। पर वो सेम टू सेम काम आज सूरत की हाईटेक लैब्स में भी हो रहा है, और वो भी सिर्फ 4 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर। दुनिया में इन हीरो को बनाने की 2 मेन टेक्नोलॉजीज है। एक है HPHT और दूसरी है CVD। चाइना पिछले कई सालों से HPHT टेक्नोलॉजी का यूज करते आ रहा है। HPHT का मतलब भी बता देता हूँ, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। इसमें वो बड़ी बड़ी मैसिव मशीन्स को यूज करते हैं जिनके अंदर मेटालिक कैटलिस्ट डाल करके आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाता है। पर HPHT में एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ है। इस प्रोसेस में उन मेटालिक कैटलिस्ट की वजह से हीरा मैग्नेट से चिपक सकता है, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक रिएक्टिविटी आ जाती है जो अल्ट्रा लग्जरी मार्केट में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। इसलिए चाइना अभी तक ज्यादातर इंडस्ट्रियल एब्रेसिव्स ही बनाते आ रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डीप ड्रिलिंग जैसे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए बहुत ही अच्छा चलता है। पर हालांकि अब चाइना ने अपने मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए अग्रेसिवली पिवट करना शुरू कर दिया है। वो अपने सेंट्रल हेनान प्रोविंस में जेम क्वालिटी आउटपुट निकालने लगे हैं। उन्होंने लगभग 9.86 मिलियन कैरेट्स का आउटपुट निकाला है, जो पिछले साल के मुकाबले 68% का मैसिव जंप है। वो अपना टारगेट $3.56 बिलियन के डोमेस्टिक रिटेल मार्केट पर सेट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? वहाँ पर लोग अपने 46% ऑफ दी डायमंड परचेजेस किसी शादी या एंगेजमेंट के लिए नहीं करते हैं। वो रैंडमली ताओबा पर जाते हैं और अपने खुद के शौक के हिसाब से बस खरीद लेते हैं। पर इंडिया में पूरा का पूरा गेम बदल गया है। हमने CVD यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन नाम की एक टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना पूरा का पूरा कैपिटल लगाया है। इसको लेमन भाषा में समझते हैं जरा। ये एक अल्ट्रा हाईटेक 3D प्रिंटर और माइक्रोवेव चेंबर का हाइब्रिड है। ठीक है, अब ये बहुत सारे शब्द आ गए, डिटेल में समझो। एक कंप्लीटली सील्ड वैक्यूम चेंबर होता है, उसमें एक हाईली प्योरीफाइड माइक्रोस्कोपिक डायमंड सीड रखा जाता है, मतलब छोटू सा एकदम बिल्कुल बारीक सा डायमंड, ऐसा ही समझ लो। उसके बाद उस चेंबर में कार्बन रिच गैस को डाला जाता है। उसमें मीथेन और हाइड्रोजन का एक मिक्सचर होता है और फिर उस गैस को माइक्रोवेव एनर्जी यूज करके 5000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ये गैस इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि आयनाइज प्लाज्मा के स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस एक्सट्रीम हीट में गैस के मॉलिक्यूल बॉन्ड हो जाते हैं। उसमें से प्योर कार्बन एटम्स निकलते हैं और वो डायमंड सीड पर एक एक करके माइक्रोस्कोपिक लेयर बना करके जमने लगते हैं और इससे बनता है बिल्कुल नेचुरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मुझे पता है, मैंने जो आपको बताया वो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। वेल, सीधी भाषा में समझिए कि डायमंड का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है,
उसको एक कार्बन रिच गैस के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है और टेम्परेचर इतना बढ़ाते हैं कि कार्बन अपने आप डायमंड पे लगता है और एक नया डायमंड बन जाता है। और इस डायमंड को टाइप 2A डायमंड कहा जाता है। ये एब्सोल्यूट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड है। इसमें नाइट्रोजन की कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होती और ऑप्टिकल परफेक्शन बिल्कुल पीक पर होता है। जमीन से निकलने वाले नेचुरल हीरो में सिर्फ 2% इस लेवल के होते हैं। हमारे इंडियन लैब्स में एक एक डायमंड इस लेवल का निकाला जा रहा है। अब जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इसके मनी ट्रेल को समझो, क्योंकि हमेशा इस तरह का सच सिर्फ और सिर्फ डेटा में छुपा हुआ होता है। दुनिया का ये लैब ग्रोन डायमंड मार्केट 2024 में $25.68 बिलियन का था। ये अगले साल और काफी तेजी से बढ़ा, जिसका ऑफिशियल डेटा अभी तक पब्लिकली कहीं मिलेगा नहीं आपको। लेकिन अगर आप 2032 तक देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन है कि ये मार्केट $55.45 बिलियन का बन जाएगा। और ये ग्लोबल मार्केट आज के दिन एक एसिमेट्रिक ट्रायंगल बन चुका है। इस ट्रायंगल में अमेरिका प्राइमरी डिमांड इंजन है, चाइना HPHT का पुराना बल्क वॉल्यूम प्रोड्यूसर है और इंडिया नया वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक टाइटन है। हम मैन्युफैक्चरिंग और कटिंग दोनों पर कंट्रोल अपना जमा रहे हैं। पर दोस्तों, ये सब काफ़ी नहीं है। अमेरिका की मार्केट साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ आज 50% से ज़्यादा जनता एंगेजमेंट रिंग्स के लिए लैब ग्रोन डायमंड्स खरीदती है। डेटा के हिसाब से 2025 तक यूएस मार्केट में इसका ब्राइडल मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ गया था। ये 47.7% से क्रॉस करके ऑलमोस्ट 56.8% पर चला गया है। इसका एक बहुत ही स्ट्रक्चरल सा रीज़न है कि जिस रेट पे लोगों की कमाई बढ़ रही है उससे कई ज़्यादा वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। तो लोगों को ये हीरे इस रेट पे मिल रहे हैं तो लोग बोलते हैं यार यही लेना चाहिए। पर अमेरिकन कंज्यूमर्स अपने बचे हुए पैसे बैंक में सेव नहीं कर रहे, वो पहले से सीधा डबल साइज का डायमंड खरीद रहे हैं। वो इफेक्टिवली अपने स्टेटस को और भी ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। जो एवरेज रिंग का सेंटर स्टोन 2019 में सिर्फ और सिर्फ 1.31 कैरेट का होता था, वो अब 87% बढ़ करके 2.45 कैरेट का हो गया है। और इसका मतलब आप समझ सकते हो ना, कंज्यूमर्स का विजुअल टेस्ट भी रेडिकली बदलते जा रहा है, क्योंकि अब प्राइस का बैरियर पूरी तरह से टूट चुका है। अब ट्रेडिशनल राउंड कट का जो यूएस मार्केट शेयर था वो पूरी तरह गिर चुका है। ये 53.8% का पीक पे था, अब ये 24.3% मार्केट शेयर पे है, क्योंकि लोगों को ओवल शेप और फैंसी एलोंगेटेड कट ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो कट्स होते हैं आपकी उंगली के ऊपर और भी ज्यादा बड़े नजर आते हैं। साथ ही साथ 35.3% सेल्स अब अल्ट्रा हाई क्लैरिटी वाले VVS1 और VVS2 स्टोन्स की हो रही है। ऐसी प्रीमियम क्वालिटी जमीन से निकालना अमीर लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल के आसपास होता था। लेकिन यूएस की इस मैसिव भूख को फुलफिल कौन कर रहा है आज के दिन? इसके पीछे हमारे सूरत और मुंबई में हो रहा जादू है। ये फिजिकली जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का पॉलिश्ड लैब ग्रोन एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे वो लगभग डबल हो गया है। ये 7.8 मिलियन कैरेट से सीधा 15.3 मिलियन कैरेट तक स्काई रॉकेट करके गया है। सूरत में आज हीरा जैसी कंपनी किसी ट्रेडिशनल ज्वेलर की तरह नहीं सोच रही है, वो एक मैसिव टेक मॉन्स्टर की तरह स्केल पर ऑपरेट कर रही है। इनके पास 1 मिलियन स्क्वायर फुट की कोलोसल प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जहां अब 2600 से बढ़कर के 4000 से ज्यादा हाई टेक CVD रिएक्टर्स चल रहे हैं। हर दिन 24 घंटे वहाँ पे डायमंड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और ये फैसिलिटी दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी में से एक है। एंड मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये अकेले हर महीने 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 कैरेट्स पॉलिश डायमंड पैदा कर रहे हैं। हीरा के वल्लभ भाई लखानी जी का विजन बहुत ही क्लियर है। अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो बेसिकली एक लाइन बहुत ज्यादा उनकी फेमस हो रखी है, हर घर हीरा हर घर कीरा। बेसिकली वो इस लग्जरी मार्केट को पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके पास दसों हजारों हाईली स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस और कितने ही ग्लोबल पार्टनर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसी कंपनी है जिसका नाम है इथेरियल ग्रीन डायमंड्स LLP। और ये ऐसी कंपनी जो कि वॉल्यूम गेम के अंदर घुस ही नहीं रही है, वो डायरेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की थी 14.6 कैरेट का एक फ्रीडम ऑफ इंडिया नाम से स्टोन बना करके, फिर उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने बनाया 30.18 कैरेट का एक एमरल्ड कट प्राइड ऑफ इंडिया नाम से डायमंड। और 2023 में उन्होंने कहा कि हम और भी बड़ा काम करते हैं। उन्होंने 8 हफ्ते तक लगातार CVD मशीन को चला करके एक ऐसा डायमंड बनाया जिसका नाम रखा गया शिप्रा। और ये कोलोसल 50.25 कैरेट का मॉन्स्टर हीरा है, बहुत बड़ा वाला हीरा। अब जरा खुद सोचो, जमीन से भी इतने बड़े डायमंड्स कौन निकालता है? बहुत रेयर होता है ये। और अगर आप सूरत और मुंबई जाते तो आपको बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी दिखेंगे जो हर कोई इसी बिजनेस के अंदर घुस रहा है। इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग पत्थरों ने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि इंडिया अब सिर्फ मास प्रोडक्शन वाला स्वेट शॉप नहीं रहा है, हम अल्ट्रा लग्जरी सिंथेसिस की ग्लोबल बाप बन चुके हैं। लेकिन इस पूरे बूम के पीछे एक गॉड मोड ऑन हो रखा है। ये गॉड मोड किसी प्री मार्केट एंटरप्रेन्योर ने ऑन नहीं किया है, ये इंडियन गवर्नमेंट की हेवीली कैलकुलेटेड पॉलिसीज का नतीजा है। गवर्नमेंट ने बेसिकली ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजिक वीकनेस को पहचान लिया था
वीकनेस थी हमारे कच्चे हीरे के लिए फॉरेन माइनिंग कंग्लोमरेट्स पर डिपेंडेंसी। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सैंक्शंस लग गए थे रशिया के ऊपर, और इन सैंक्शंस ने हीरो की सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटी पूरी तरह से एक्सपोज कर दी थी। इसलिए यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आकर के अनाउंस किया कि वेल, हम कुछ और करेंगे। उन्होंने इसे ऑफिशियली एक सनराइज सेक्टर घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक ट्रीटमेंट वीआईपी लेवल का हो गया इनके लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा आईआईटी मद्रास को मैसिव ग्रांट पकड़ा दिया। ये ग्रांट 242 करोड़ यानी $30 मिलियन का था, और इसका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव था, हमें सीवीडी रिएक्टर्स की मशीनरी और माइक्रोस्कोपिक डायमंड सीड्स इंपोर्ट नहीं करने पड़े, हम सब कुछ लोकली इंडिजिनाइज करें। और इसी के साथ उन्होंने रफ डायमंड्स बनाने वाले सीड्स के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी 0 कर दी, ताकि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जमीन पर जाए। और जरा स्टेट लेवल पर रेगुलेटरी हैमर भी देखिए, गुजरात गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर स्कीम के अंडर मास्टर स्ट्रोक खेला। इस सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 5 साल के लिए 100% माफ कर दी। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लगातार लॉबिंग कर रहा है कि मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पीएलआई स्कीम का फायदा मिले, जिसके लिए 50 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भी दिया गया है। अब किसी भी आम आदमी को ये लगेगा कि यार बिजली का बिल थोड़ा कम कर दिया तो इससे सरकार ने आखिर क्या ही उखाड़ लिया। तो अब जरा ध्यान से मेरे इस नैपकिन मैथ को सुनना, समझना कि इन कंपनीज का असली इनविजिबल रेवेन्यू लाइन है क्या। देखो, 1 कैरेट जेम क्वालिटी वाला जो लैब ग्रोन डायमंड बनता है, उसमें लगभग 1000 किलोवाट आवर की बिजली लग जाती है, क्योंकि आपको लगातार हफ्तों तक प्लाज्मा को 5000 डिग्री पर सस्टेन करना होता है। यानी आपका असली रॉ मटेरियल जमीन या कोयला या पत्थर नहीं है, आपका असली रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ सस्टेन्ड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये हेवी इलेक्ट्रिसिटी किसी कोयले वाले थर्मल प्लांट से आती है, तो इसका कार्बन फुटप्रिंट एक नेचुरल माइन डायमंड से कहीं ज्यादा हो सकता है। फिर तो ये गेम वहीं खत्म हो जाएगा। लैब ग्राउंड वालों ने कहा कि यार हम इको फ्रेंडली बोलने का खाली नाम नहीं करना चाहते, हम उन्हें बनाना भी इको फ्रेंडली चाहते हैं। उन पर ग्रीन वॉशिंग का सीरियस एग्जिस्टेंशियल चार्ज लग जाता भाई। इसलिए कीरा जैसी कई कंपनीज ने बिल्कुल ही गेम अलग कर दिया। उन्होंने 75 मेगावाट का अपना पर्सनल कैप्टिव सोलर पावर प्लांट लगाया, और अब वो ऑफिशियली इसको 150 मेगावाट तक स्केल कर रहे हैं, ताकि उनकी मेजर ऑपरेशनल कॉस्ट लाइफ लॉन्ग के लिए फ्री हो जाए। और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि एसेंशियल ज्वेलरी या फिर भंडारी ग्रुप, सब लोग यही कर रहे हैं। वो भी स्ट्रिक्टली ग्रीन पाथ पर जा रहे हैं, ताकि वो वेस्टर्न बायर्स को वेरीफाइबल ईएसजी ओरिजिन सर्टिफिकेट्स भी दिखा सके। और इसी रास्ते पर चलते हुए जयपुर की एक कंपनी है VGL, जिसने बिल्कुल ही नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। उन्होंने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन तक हासिल किया है, और इस कैटेगरी की पायनियर कंपनी ALTR और भी ज्यादा आगे निकल चुकी है। वर्ल्ड की सबसे पहली SCS 007 सर्टिफाइड प्रोड्यूसर बन चुकी है, जिसका फ्लॉलेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग स्कोर होता है। और दोस्तों, इन सब चीजों का एक सेकेंड ऑर्डर बड़ा ही प्रोफाउंड वाला मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। एक हीरा बनाकर बेचने की आड़ में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। ये टेक कंपनीज एक्चुअली गुजरात और राजस्थान की ग्रीन एनर्जी को फंड कर रही हैं। वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली सब्सिडाइज और स्पॉन्सर कर रही है। बट चलो दोस्तों, अब जरा इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिटेल इकोसिस्टम की। ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट का हाईली अग्रेसिव वाला सच है। इंडिया का अपना LGD लग्जरी ज्वेलरी मार्केट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, और 2035 तक ये एक मैसिव $1.5 बिलियन के आसपास का इकोसिस्टम बन सकता है। इस आते हुए मैसिव रिटेल पैसे को देख करके सब अलर्ट हो गए हैं। अब लीगेसी टाइटन्स और अल्ट्रा अजाइल स्टार्टअप्स के बीच में भयंकर वाली स्ट्रैटेजी वॉर शुरू हो चुकी है। यहाँ अब डायरेक्ट खून बहना शुरू हो गया है। एक तरफ है डीपली ट्रस्टेड लीगेसी ब्रांड्स जैसे कि टाटा ग्रुप की टाइटन, उन्होंने अपने तनिष्क ब्रांड की प्रीमियम नेचुरल लिमिट को बचाना था, इसलिए दिसंबर 2025 में बिल्कुल एक अलग स्टैंडअलोन ब्रांड उन्होंने खड़ा कर दिया, जिसका नाम है बियॉन, BEYON। टाइटन ने क्लियरली समझा कि वो नेचुरल हीरे की वैल्यूएशन नहीं गिरा सकते, इसलिए वो बियॉन को एक अफोर्डेबल और सस्टेनेबल विमेंस लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह पोजीशन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मालाबार गोल्ड है, जो कि अपने 390 ग्लोबल स्टोर्स के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि वो इस मार्केट में आखिर कैसे अपनी जगह बना सकता है। और इन्हीं सब के बीच एक और ऐसा पुराना ब्रांड है जो कि है कैंडियर, जिसके फाउंडर थे रुपेश जैन, जिन्होंने कल्याण ज्वेलर्स को कंपनी बेच दी थी। अब उन्होंने बिल्कुल ही नई एक कंपनी शुरू कर दी है जिसका नाम लुसीरा है। और लुसीरा क्या कर रहा है? वेल, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का पूरा मार्केट खड़ा कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, ऐसे और भी कई सारे प्लेयर्स हैं। देयर इज ए प्लेयर कॉल्ड ज्वेल बॉक्स, ओकेरा नाम से एक प्लेयर है, लाइमलाइट डायमंड नाम से एक प्लेयर है, और भी ऐसे टोटल अगर आप देखोगे तो लगभग 52 अलग अलग कंपनीज हैं जो कि इसी मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहती है। और सिर्फ ये नहीं, जो डायमंड स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं हमारे पास, जैसे कि ब्लू स्टोन, वो खुद अगर अपना ब्रांड डाइल्यूट नहीं करना चाहते तो इथीरा नाम से एक और लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड है, जिसके अंदर वो लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं। पर इस मोमेंटम का असली स्केल अगर आपको देखना है तो जरा स्टार्टअप साइड का थोड़ा नंबर आप देख लीजिए। सिर्फ 2025 में प्योर प्ले स्टार्टअप्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग VC फंडिंग उठाई है इसी काम के लिए। इन्होंने मिलकर लगभग $30 मिलियन का कैपिटल रेज किया। ये नंबर 2024 में सिर्फ और सिर्फ $4.7 मिलियन था। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ आई है।
और इसमें पैसा कौन लोग लगा रहे हैं? वेल, सिर्फ वीसीज नहीं है यहाँ पे। शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा, विवेक ओबेरॉय और बहुत सारे सेलिब्रिटीज लगातार इसी मार्केट में आ रहे हैं। और पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इन अलग अलग ब्रांड्स ने कस्टमर एक्विजिशन और एजुकेशन पर आग लगा रखी है। इन स्टार्टअप्स का इंटरनल गोल आज के दिन प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनका सिंगल फोकस है फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से गेम खेलना। स्ट्रिक्टली ड्रग डीलर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी आज वेंचर कैपिटल का पैसा यूज करके लोगों को एलजीडी की आदत लगाओ, उसकी एजुकेशन दो, लीगेसी कंपटीशन को प्रेडेटरी प्राइसिंग के थ्रू कंप्लीटली क्रश करने की तरफ लेके जाओ और कल मार्केट को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करो। पर मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट कभी भी झूठ नहीं बोलती है। हिस्ट्री इस बात की गवाह है। जहाँ जहाँ भी वीसी का ज्यादा पैसा अनकोऑर्डिनेटेड वे में कभी भी घुसा है, वहाँ डिजास्टर और परमानेंट सिस्टमिक फ्रिक्शन हमेशा आया ही आया है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें ऑलरेडी दिखने भी लग गए हैं। कई ऐसे इस सेगमेंट में स्टार्टअप्स है जिनके खिलाफ सोशल मीडिया में आपको बहुत कुछ दिखेगा कि कैसे वो पैसा बचा रहे हैं उस हीरे की सेटिंग में, उस सोने और प्लैटिनम की चैसिस में वो वर्स्ट काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग करते हैं। और ये कुछ हद तक हमें ऑलरेडी देखने को भी मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि रेडिट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि आग लगी हुई है। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि कैसे ये स्टार्टअप्स द फिटिंग क्राइसिस को चला रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वेल, जब आप हीरे को किसी भी ज्वेलरी में लगाते हो तो उसकी सेटिंग करनी होती है, उसको फिट करना होता है, और उसमें ये लोग थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर देते हैं और उसके कारण वो क्वालिटी अच्छी निकल के नहीं आती है, जिसका डायरेक्टली मतलब होता है कि सेटिंग का मेटल अंदर से स्पॉन्जी हो जाता है और वो स्ट्रक्चरली वीक और एक्सट्रीमली ब्रिटल हो जाता है। अब देखो, कंज्यूमर साइकोलॉजी और मेटलर्जी कैसे आपस में भिड़ जाते हैं। क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड बहुत सस्ता होता है तो मिडिल क्लास इंडियन कंज्यूमर कहीं ना कहीं बजट बचा रहा होता है। वो 1 कैरेट की बजाय सीधा 2.5 कैरेट का बड़ा वाला फैंसी वाला हीरा ले पाता है। पर स्टार्टअप फाउंडर्स जिनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर या फिर वीसी से आ रहा है, वो ओवरऑल वेट को कम करने में और कॉस्ट को कम करने में लगे रहते हैं। वो वही पुराने और एग्जैक्ट सेम थिन गॉज के 1 कैरेट वाले वीक प्रॉन्स को यूज करते हैं। और इसी के कारण बहुत सारे लोग ऑनलाइन जाकर की कंप्लेंट्स अपनी दिखा रहे हैं कि यार मैंने इतनी महंगी बढ़िया वाली रिंग ली और देखो उसका हीरा ही निकल के गिर गया, कहीं ना कहीं तनिष से ले लेते तो शायद बढ़िया रहता। अब आप भी ये बात अच्छे से समझ सकते हो कि इस एक स्पेसिफिक क्वालिटी फेलियर गैप की वजह से ब्रांड ट्रस्ट टूट रहा है। नए ब्रांड कैटेगरी का ट्रस्ट मार्केट में पूरी तरह और इरिप्लेसेबली खत्म हो रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने इस मार्केटिंग केओस को कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पास किया है जिसमें क्लियरली लीगली मैंडेटेड है कि आप स्ट्रिक्टली मार्केटिंग में डायमंड को डायमंड बोलेंगे और प्रेरोगेटिव फेक शब्द का यूज नहीं करेंगे। पर जमीन पर फिजिकल रियलिटी कुछ और ही है। क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स अब भी एक सिस्टमिक रिस्क बना हुआ है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये GTRI भी बहुत ही लाउडली और पॉइंटेडली बोलते आ रहा है। तो इन सारी मैसिव मैक्रो वेरिएबल्स और वेंचर कैपिटलिज्म को मिला करके आखिर ओवरऑल सीन क्या बनता है दोस्तों? और इन ग्रैन्युलर माइक्रो पॉइंट्स को देखकर हमारा एक्चुअल वर्डिक्ट क्या निकलता है? तो दोस्तों, जवाब ये है कि लैब ग्रोन डायमंड्स अब स्ट्रिक्टली एक डेफिनेट रियलिटी है। इनका ग्लोबल मास अडॉप्शन होना कोई पासिंग ट्रेंड नहीं है, ये 100% परमानेंटली तय है। पर सूरत और मुंबई की डोमिनेंट फैक्ट्रीज को जागना होगा। अगर उन्होंने अपनी इस अंडर कटिंग की प्रैक्टिस को खत्म नहीं किया तो एक दिन वो फाइनेंशियल जीरो पर भी आ सकती है और गिनती के प्लेयर्स रह जाएंगे। उन्हें प्रोप्राइटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हाईली कॉम्प्लेक्स ब्रांडेड कट्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा। उन्हें वेरीफाइबल इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ESG डेटा प्रोड्यूस करना होगा। आने वाले कल में हीरे की लग्जरी प्रीमियम कीमत उसके कार्बन पर डिसाइड नहीं होगी, बल्कि इस बात पर डिसाइड होगी कि उसने कितना एनवायरनमेंट को डैमेज किया है और ब्रांड हमें कितना सबूत दे सकता है कि ये कार्बन फ्रेंडली है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और हाँ, ऑफ कोर्स, जो अभी हमने लास्ट में बात किया कि उस डायमंड की ज्वेलरी के अंदर सेटिंग कितनी अच्छी करी गई है। जो हम बोलते हैं ना, मेकिंग का इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, वो मेकिंग एक्चुअल में अच्छी होनी भी चाहिए। लीगेसी ब्रांड जैसे कि मालाबार और टाइटन इजीली आगे बढ़ जाएंगे और अपनी मल्टी जनरेशनल ट्रस्ट डेफिसिट को मैसिव फिजिकल फुटप्रिंट के साथ वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी प्लेयर्स को इस बात पे अपना दम दिखाना पड़ेगा। 50 से ज़्यादा VC बैड प्लेयर्स हैं आज की मार्केट में। इनको कंज्यूमर ट्रस्ट जीतना भी पड़ेगा और इरोड होने से बचाना भी पड़ेगा, वरना ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं वापस वही रहेगी जो कि आज के दिन हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री की है। कुछ सेलेक्ट ब्रांडेड प्लेयर्स है जो कि लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं और आगे इस मार्केट में भी कहीं ना कहीं उनका ही दबदबा बन जाएगा। तो अगली बार जब भी आप इनमें से किसी भी स्टार्टअप का इंस्टाग्राम वाला ऐड देखें तो वेल सीधा इंप्रेस होकर खरीदने में चले जाइएगा। देखिएगा कि उसके ऑनलाइन रिव्यूज़ कैसे हैं, क्या वो ब्रांड सही में अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, और उस स्टार्टअप का बैकग्राउंड डेटा स्कैन ज़रूर करना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपनी डेली वेयर की जो रिंग है जो अभी आप पहनते हैं उसके प्रॉन्ज गॉज की सबकी सेटिंग भी ज़रा देख लेना, क्योंकि आपको लगता है कि आप सिर्फ एक 50,000 का पत्थर खरीद रहे हैं, पर एक्चुअल में आप उस एक परचेज के साथ एक पूरी शिफ्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन को फ्यूल कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी वेंचर कैपिटल बैक्ड फर्म्स और ट्रेडिशनल फर्म्स के बीच की इस जंग में अपना पैसा लगा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं जयंत मुंद्रा, आप देख रहे हैं ग्रो एज, और इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि हम जल्द लेके आ रहे हैं एक और ऐसी ही डीप डाइव वीडियो।